हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 10th ICSE का 8 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ों का सर्कुलेशन होना, मतलब यहाँ से वहाँ जाना, ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सुनिए सॉलिड, गैसेस और सॉल्यूशंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सॉलिड जैसे कि हमारे फूड पार्टिकल्स, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और सॉल्यूशन जैसे कि सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो देखिए दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, और देखिए सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होता है। तो जो डिफ्यूजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि भाई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर दो ऐसा बोगी है रेलवे में। ठीक है, एक में बहुत सारा पैसेंजर्स हैं, दूसरे में बहुत कम पैसेंजर्स हैं। तो क्या होगा, ये जो ज्यादा पैसेंजर है वो क्या करेंगे, देखेंगे भाई यहाँ तो कम पैसेंजर्स हैं, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और कब तक शिफ्ट होते रहेंगे, जब तक दोनों जगह बराबर कंसंट्रेशन ना हो जाए। तो वैसे क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं जब तक वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ना हो जाए, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। ठीक है, पर हमारी बॉडी में ये सब नहीं होगा। ये सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन बहुत स्लो रहता है और पता चले हम मर जाएं जब तक ट्रांसपोर्टेशन हो। तो हमारी बॉडी में भगवान ने हमको एक अलग से सिस्टम दिया है जिसको बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन मेनली 3 टाइप के फ्लूइड से होता है। पहला तो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, दूसरा होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड, और तीसरा होता है लिम्फ। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड कुछ मायने में एक ही होते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारी बॉडी में एक पंप होता है, जैसे आपके कूलर है, कूलर में भी पानी को सर्कुलेट करने के लिए एक पंप चाहिए होता है। वैसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में भी चीज़ों को सर्कुलेट करने के लिए एक पंप की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा हार्ट होता है। और ये हार्ट क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्लड, तो हमारा ब्लड जो रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, उनके बीच में लिंक बनाता है, और उसका मीडियम जो रहता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू की खासियत क्या होती है कि उसमें एक मीडियम होएगा और मीडियम के अंदर छोटे 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 सेल्स होंगे। तो वैसे क्या होता है, ब्लड है, ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, या जिनको कॉर्प्यूल भी कहा जाता है, और उसका मैट्रिक्स जो रहता है, मीडियम जो रहता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब ब्लड जो है, ब्लड के जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब बोन मैरो में बनते हैं। चले आगे देखते हैं। अब ब्लड का सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, जो उसका मैट्रिक्स होता है। तो प्लाज्मा जो रहता है, प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड विच फॉर्म्स 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। मतलब जैसे मान लीजिए टोटल 100% ब्लड है हमारी बॉडी में, तो उसका 55% क्या है, उसमें प्लाज्मा है, मतलब 45% क्या है, उसमें ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, चले अब प्लाज्मा कंपोजिशन देख लेते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है, वाटर है, 7 से 8% प्रोटीन है, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और अदर सब्सटेंस आप लोग अलग अलग, मतलब अलग अलग सबकी बॉडी में अलग अलग होते हैं अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब क्या होता है, प्लाज्मा से सुनिए, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन सेवरल सॉल्ट्स, अलग अलग सॉल्ट्स भी होते हैं उसमें, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब बहुत गौर से सुनिए, सीरम क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है उसको निकालिए और उसमें से सिर्फ फैब्रिनोजिन जो है एक प्रोटीन होता है, उसको रिमूव कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सीरम। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे ब्लड सेल्स, तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। चले तो स्टूडेंट्स, ब्लड जो है, ब्लड के मेन एलिमेंट क्या होते हैं, प्लाज्मा और इसके सेल्स। ठीक है, सेल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। फिर डब्ल्यूबीसीज जो रहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स
क्या होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, क्या होते हैं वो आपको थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा, और इनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। चल ठीक है, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स जो रहते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इसिनोफाइल्स, पैसोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। चले तो हम आते हैं हमारे आरबीसीज पे, यानी कि हमारे इरिथ्योसाइट्स पे। तो आरबीसीज को इरिथ्योसाइट्स भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, देखिए ये डिस्क शेप है और ये बाइकॉनकेव है, मतलब दोनों तरफ से घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं। और सुनिए, इन देयर साइटोप्लाज्म a red pigment is present that is called as hemoglobin। मतलब इनमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन जो रहता है एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लोबिन मतलब होता है एक प्रोटीन और हीमो मतलब होता है आयरन। तो आयरन और प्रोटीन मिक्स करके क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है टू कंबाइन दी ऑक्सीजन और फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। चल अब क्या होता है, सुनिए, अब यहां पर क्या है, आरबीसीज जो रहते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 120 डेज होती है। और आरबीसीज में न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता है, और आरबीसीज जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। और ये जाके कहां पर खत्म हो जाते हैं, तो हमारा ऑर्गन है स्प्लीन, लिवर के बाजू में, तो वहां पर जाके आरबीसीज जो है वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसको क्रीमेशन ग्राउंड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। चले अब क्या होता है, यानी इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मैमल्स आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसीज के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की वजह से, देखिए न्यूक्लियस बहुत बड़ा पार्ट होता है, अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो उनमें और ज्यादा से ज्यादा उन लोग अपने अंदर ऑक्सीजन ले सकते हैं। दूसरी चीज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर भाई मान लीजिए अगर पावर हाउस होता तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो लिए हैं वो खुद खर्च कर लेते और दूसरे को देते ही नहीं, तो यहां पर ऑक्सीजन बचती ही नहीं हमारे लिए, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत भारी भरकम होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके ना प्रेजेंट होने से जो आरबीसीज हैं वो बिल्कुल अच्छे से मूव कर सकते हैं नैरो चैनल्स में। चले दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में बहुत कम होते हैं, ठीक है। जितने आरबीसीज होते हैं उससे बहुत कम डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज ज्यादा कब होते हैं हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए लिखा है, द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इंक्रीजेस इन द इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, इन्फ्लेमेशन और ब्लड कैंसर, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 5 डिस्टिंक्ट टाइप, ठीक है, विच आर मतलब 2 टाइप के होते हैं मेनली डब्ल्यूबीसीज। पहले होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे धब्बे होते हैं, जो छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और गे ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जो जिनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये बैसोफाइल्स है, ये इसिनोफाइल्स है, और ये क्या है, ये न्यूट्रोफाइल्स है। एक्चुअली यहाँ पर गलत लिखा है, ये न्यूट्रोफाइल्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये होते हैं हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए इनमें छोटे छोटे धब्बे प्रेजेंट है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे धब्बे प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, देखिए जहाँ पर कोई भी धब्बे प्रेजेंट नहीं है पर इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। चल, और ये हमारे प्लेटलेट्स हैं, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सेल्स। चलिए आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे। ग्रेन्युलोसाइट्स पे, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनका न्यूक्लियस जो रहता है वो यूजुअली लोब्ड रहता है। देखिए लोब्स हैं यहाँ पर, देखिए लोब्स बने हुए हैं, यहाँ पर लोब्स बने हुए हैं, यहाँ लोब्स बने हुए नहीं, यहाँ नहीं बने, तो इनके न्यूक्लियस में ज्यादातर लोब्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इसिनोफाइल्स। इसिनोफाइल्स क्या होते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो इसिनोफाइल्स दीज आर दी सेल, है ना, बिलोब्ड न्यूक्लियस मतलब बाइलोब्ड न्यूक्लियस। यहां पर देखिए दो लोब का न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, वेयर ईच लोब कनेक्ट विद बाय अ थिन स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब डीएनए। चले अब क्या है, द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स स्टेन ऑरेंज और रेड टू द एसिड। मतलब ये क्या होता है, देखिए 3 टाइप की डाई होती है, एसिडिक डाइस, बेसिक डाइस और एसिडिक डाइस, बेसिक डाइस और न्यूट्रल डाइस। तो क्या होता है, जैसे हम डाई डालते हैं तो इसिनोफाइल्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज या अपना कलर जो है वो एसिड डाई में चेंज करते हैं, एसिड डाई में डिटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको एसिडोफाइल्स भी बोला जाता है, ठीक है। देयर नॉर्मल काउंट इज 60 to 300 पर ml, मतलब 1 ml में 60 to 300 से वेरी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डब्ल्यूबीसी का 2 से 5% होता है, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इसिनोफाइल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज इसिनोफिलिया, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में इसिनोफाइल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो इसको इसिनोफिलिया भी बोला जाता है, ड्यू टू
पैरासिटिक इन्फेक्शन, मतलब कोई पैरासाइट हमको इन्फेक्शन कर जाए तो उस केसेस में हमको इसिनोफिलिया हो जाता है। इसिनोफाइल्स एनगल्फ्स द पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब मान लीजिए हमने कोई जर्म को मार दिया है, उसके बाद जो गंदगी बचेगी उसको ये इसिनोफाइल्स एनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं बेसोफाइल्स। देखिए आप देख रहे होगा बेसोफाइल्स, ये है बेसोफाइल्स। चलिए तो बेसोफाइल्स क्या होते हैं? बेसोफाइल्स हैज 2 or more lobes in the nucleus and has a affinity to basic dyes, मतलब ये बेसिक डाइज में अपना कलर ब्लू ब्लैक कर लेते हैं, ये एसिडिक डाई में अपना कलर ऑरेंज रेड कर लेते हैं। कौन? इसिनोफाइल्स। चल अब यहां देखें तो यहां पर इट प्रोड्यूस द केमिकल हिस्टामिन, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, जिसकी वजह से यहां पर डायलेट्स यानी कि डायलेट्स ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल को फुला देना, ब्लड वेसल का फैल जाना, ठीक है। मेकिंग देयर वॉल्स लीकी फॉर दी ल्यूकोसाइड्स टू फाइट दी जर्म। तो क्या होता है, जैसे ये एक ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी अगर फूल जाएगी तो इसके जो पोर्स हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे और यहां से ल्यूकोसाइड्स जो हैं वो एस्केप हो जाएंगे, ताकि ये बाहर के जर्म्स को भी मार सके। चल अदर केमिकल प्रोड्यूस हेपेरिन विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब हेपेरिन क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, मतलब उसको क्लॉट नहीं होने देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ब्लड वेसल एंड सेराटोनिन क्या करता है, विच कॉन्स्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल्स, मतलब जो ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, ये ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है। कौन? सेराटोनिन क्या करता है, ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है। देयर नंबर रेंजेस फ्रॉम 35 to 100 पर ml, मतलब ये 35 से 100 होते हैं पर ml। अगला होता है न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रोफाइल्स आर दी पॉलीमॉर्फिक, देयर हैव 3 to 5 लूप्स, मतलब इनमें 3 to 5 लूप्स होते हैं। किसमें? न्यूट्रोफाइल्स में। ये अपना कलर किसके प्रेजेंस में चेंज करते हैं? तो न्यूट्रल डाइज में चेंज करते हैं। चले दे प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्वेजन बाय एनगल्फिंग द माइक्रोब बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी सेल जब अपनी बॉडी में कोई भी चीज लेता है और उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। नॉर्मल काउंट इनका कितना होता है? 4000 से 5000 होता है। चले ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? दे लैक्स इन ग्रेन्यूल्स, मतलब इनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एंड डेवलप फ्रॉम दी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए जैसे कि ये लिम्फ वेसल है और इनमें छोटी छोटी गठाने टाइप की होती है, इनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड रेड बोन मैरो, मतलब ये रेड बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होते हैं। दे कंप्राइजेस ऑफ 25% ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब इनमें ये जो रहते हैं 25% होते हैं, मतलब ग्रेन्युलोसाइट 75% होंगे। चल सबसे पहले लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर दी स्मॉल ब्लड सेल्स विथ लार्ज न्यूक्लियस नंबर रेंजिंग टू 1500 टू 2500 ml, ठीक है। तो इनका रेंज ये होता है, नॉर्मल काउंट ये होता है, ठीक है। अब दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये कहां प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, यानी लिम्फ नोड में प्रोड्यूस नहीं होते। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू दी बॉडी, मतलब ये क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहां पर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे जर्म से लड़ती है। चले अब आता है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स दे हैव अ लार्ज साइटोप्लाज्म विद द किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो किडनी शेप्ड रहता है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 200 to 700 पर ml, ठीक है। आगे देखते हैं। दे इंजेस्ट माइक्रोब्स एंड द फॉरेन बॉडीज, है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स, मतलब ये डेड रिमूव सेल्स को खाते हैं, ठीक है। चले इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस एंड डिक्रीज इज कॉल्ड एज ल्यूकोफिलिया, मतलब अगर हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और हमारी बॉडी में अगर इसका नंबर घटता है तो उसको ल्यूकोफिलिया बोला जाता है, ठीक है। ल्यूकामिनिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर डेवलप्स विच द नंबर ऑफ ब्लड ओबीसीज इंक्रीजेस अफेक्ट दी आरबीसीज, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? ल्यूकामिया जो है वो एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जो कि डेवलप हो जाता है, जो कि डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं और उसके नंबर को आरबीसीज इफेक्ट करते हैं, आरबीसीज को अफेक्ट करते हैं, डब्ल्यूबीसीज के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। चले अब क्या होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब ये एंटीबॉडीज मतलब अपने सिपाही तैयार करते हैं ताकि वो
दूसरे मतलब जर्म्स को मार पाए। दूसरी चीज, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट जर्म्स, इन्फ्लेमेशन मतलब आपके कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ, मतलब कहीं पर भी इंफेक्शन हुआ तो ये उसको मार गिराते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टू इंजेस्ट, अगला क्या है यहां देखिए, टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा, देखिए ये ऐसा लूप बना और ये पूरा खा लिया बैक्टीरिया को। चले, तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दे आर कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, इरेगुलर शेप। ठीक है, ये रेगुलर शेप मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, और इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 3 to 5 डेज होती है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स कि इसके घटने से कौन सी बीमारी होती है, या किस बीमारी में प्लेटलेट्स का लेवल घट जाता है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चले, इन अडल्ट दिस नंबर में वेरीज फ्रॉम 200 या 200,000 टू 400,000 क्यूबिक ml ब्लड, है ना। तो यहां पर क्या होता है, दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन दी स्प्लीन। देखिए स्प्लीन में, स्प्लीन लिवर के पास होता है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम दी सेल फ्रॉम राइट बोन मैरो, राइट बोन मैरो में ये बनते हैं। ठीक है, दे आर हेल्प इन क्लॉटिंग, तो ये क्लॉटिंग करते हैं। अब क्लॉटिंग कैसे करते हैं, बहुत गौर सुनिए, तो उसका हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं जनरल फंक्शंस क्या होते हैं इनके। तो मेन फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। चले यहां देखें, तो ब्लड की फंक्शन सबसे पहला चीज तो ये होता है कि भैया वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, तीसरा चीज क्या करता है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वो क्या करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को हमारी बॉडी के बाहर निकालता है, किडनी से फिल्टर करवाता है। ठीक है, अगला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो मतलब ये क्या करता है, हमारे जो फूड है ना उसको ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, मतलब ये हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आगे फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स, तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां से ब्लड लीक हुआ तो ये यहां पर क्या करेगा, क्लॉट बना लेगा और ब्लड को रोक देगा। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड, भाई देखिए हमारी बॉडी में हीट कंट्रोल करने का काम भी ब्लड करता है, और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग, तो मतलब ये वुंड को भी हील करता है और इन्फेक्शन को भी मार डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले, द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग and ingesting the foreign particles like bacteria by the WBCs is called as phagocytosis। तो phagocytosis मैंने आपको बता चुका था, किसी भी पार्टिकल को इनगल्फ करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, phagocytosis। ब्लड क्लॉटिंग, अब ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, बहुत गौर सुनिएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, सुनिए, बहुत गौर सुनिए, बहुत गौर सुनिए, आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि भाई किसी भी ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब उसका थक्का जमने को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग या कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोगुलेशन जो है बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, जो ये डैमेज टिश्यू है और यहाँ पर प्लेटलेट्स है, ये दोनों मिलके एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट दिया है, इंजर्ड टिश्यूज प्लस प्लेटलेट जो रहते हैं वो थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं। अब थ्रोम्बोकाइनेज के साथ प्रोथ्रोम्बोन जो कि प्लाज्मा पहले से प्रेजेंट होता है, जो कि लीवर ने बनाया है। ठीक है, प्लाज्मा एंजाइम्स और कैल्शियम आयन मिलके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। और ये सब थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिनोजन एक अलग सा प्रोटीन होता है, जब उसके साथ प्रोथ्रोम्बोन मिलता है तो यहां पर क्या बनता है, फैब्रिन, और ये फैब्रिन क्या करता है, यहां पर ये जालियां बना लेता है, ये जालियां बना लेता है, और जैसे जालियां बन जाती हैं तो ये जो सारे चीजें हैं यहां पर फंस जाती हैं और ये पूरा एक क्लॉटिंग बन जाता है, फिर यहां से लीकेज नहीं होती है। चले, तो ये हमने समझ ली क्लॉटिंग की प्रोसेस। आगे देखते हैं, तो आगे हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, हमने देखा नहीं है, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारी क्लॉटिंग की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी घट जाती है या फिर चली जाती है। चलिए अब आते हैं हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपका कूलर में पंप होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में हार्ट होता है। चले, तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो एक हार्ट, जो अडल्ट का हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट के साइज का होता है, जैसे मेरी फिस्ट है तो ये फिस्ट के साइज का मेरा हार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हार्ट जो है वो हमारे सेंटर पे होता है। देखिए भाई, कई लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड होता है, नहीं, वो एकदम सेंटर पे होता है, पर हाँ थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और वो एक डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, एक पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड द पेरिकार्डियम। तो ये हार्ट है और पेरिकार्डियम है, जो इसके बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट को जर्क से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है।
द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। तो ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है 4 चेंबर कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये होता है राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब क्या होता है वेल्व। वेल्व मतलब ऐसी ही चीज है जो ब्लड को फ्लो होने से रोकती है। जैसे हमारा नल है, जब हमको चाहिए तो हम चालू कर लेते हैं, जब बंद करना है तो बंद कर देते हैं। तो वैसे क्या होता है, यहाँ भी नल होते हैं, वेल्व्स होते हैं। जब उनको चालू करना है तो चालू करना है, जब ब्लड फ्लो करना है तो चालू कर दिया, जब ब्लड को रोकना है तो रोक दिया। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ लगी होती है? तो ट्राइकस्पिड वेल्व लगी होती है, ये है हमारा राइट एट्रियम और ये हमारी राइट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में क्या लगी होती है? ट्राइकस्पिड वेल्व, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी होती है बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व कहाँ लगी होती है? ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारी राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में जो वेल्व लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व या मार्शल वेल्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगली होती है ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। तो ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व कहाँ लगी होती है? तो ये ऑर्टा है, ये हमारी ऑर्टा है, सबसे बड़ी आर्टरी, तो इसके बिल्कुल मुंह पे लगी होती है ये। ठीक है, दूसरी होती है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व कहाँ लगी होती है? तो यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, देखिए ये होती है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, जो कि ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी में लगी होती है। दोनों आर्टरी में ही हमारे वेल्व्स लगी होती हैं। एक ये आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी और ये आर्टरी है, कौन सी आर्टरी? ऑर्टा। चल आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है। तो मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी है। इसने क्या किया? इसने हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज़ किया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी। तो ये ब्लू ब्लड जो है वो इकट्ठा होकर, सारी बॉडी से इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है? ये राइट एट्रियम में चला जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल उसको कहाँ भेजती है भाई? देखिए, अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो ऑक्सीजन लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमें लंग्स के पास जाना पड़ेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ले जाती है और उसको लंग्स के पास छोड़ देती है। लंग्स इसमें ऑक्सीजन भर देते हैं और लंग्स से पल्मोनरी वेन ले आती है, जो कि लेफ्ट एट्रियम में लाती है। अब इसका काम है हार्ट का कि ये इस ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करे। तो ये पूरे बॉडी में पंप करता है और देखिए फिर से क्या हुआ? फिर से ऑक्सीजन जो है इसे निकाल लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड भर दी गई और ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो यही साइकिल हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हार्ट में। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ये हमारी इंफीरियर वेना कावा है जो हमारी बॉडी के नीचे से ब्लड लाती है, और ये हमारी सुपीरियर वेना कावा है जो हमारी बॉडी से ऊपर से ब्लड लाती है। तो ये दोनों ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम में चला जाता है। राइट एट्रियम से ये ब्लड जो है डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब इसको चाहिए है कहाँ? ऑक्सीजन चाहिए है, तो इसको लंग्स के पास भेजना पड़ेगा। तो ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है हमारे लंग्स तक। किससे जाता है? तो ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती आर्टरी होती है हमारी बॉडी की जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। चले, अब क्या हुआ? लंग से वापस आया। लंग से वापस कैसे आया? तो लंग से वापस आया पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से चला गया कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी? सबसे बड़ी वेंट्रिकल होती है ये, और ये ब्लड को बहुत ज्यादा फोर्स से ये ऑर्टा पंप कर देगी। और ऑर्टा कहाँ ले जाएगी इसको? ऑर्टा ले जाएगी इसको कहाँ पर? हमारी बॉडी में, और बॉडी फिर से ऑक्सीजन चूसेगी और फिर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगी और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। चलिए, वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है? हमारा हार्ट 3 चरण में वर्क करता है। ठीक है, पहला होता है जॉइंट डायस्टोल, दूसरा होता है आर्टियल सिस्टोल और तीसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स करना। तो हमारा हार्ट इस समय रिलैक्स करता है। रिलैक्स होगा तो क्या होगा? उसमें ब्लड आ जाएगा, भर जाएगा ब्लड। तो हमारे हार्ट में ब्लड भर चुका है। तो अब क्या है? अब हमारा आर्टियल सिस्टोल होगा। आर्टियल सिस्टोल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आर्टरीज जो हमारे एट्रियम्स रहते हैं, ऑरिकल्स रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल में जाए। अब क्या होता है? अब वेंट्रिकल जो है वो भर चुका है। अब वेंट्रिकल जब भर चुका है तो क्या होगा? अब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व हैं ये बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये वेंट्रिकल ये सिकुड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है बैक फ्लो हो सकता है। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या करता है? ये अपने वेल्व्स को बंद कर लेता है और बंद करने के बाद ये जो ब्लड है वो सीधे हमारे पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में चला जाता है। तो ये हो गया हमारे 3 वर्किंग। पहला होता है डायस्टोल, मतलब जिसमें ब्लड आ गया। दूसरा हो गया आर्ट्रियोल,
एट्रियोलर सिस्टोल जो कि यहाँ पर एट्रियम्स में होता है, और यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हो गया। चले आगे देखते हैं। चले स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आता है पूरी एक कंप्लीट साइकिल में। ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है, तो हार्ट जो है वो एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट में आता है। जैसे देखिए यहाँ से बॉडी से पूरा ऑक्सीजन हुआ, फिर ये यहाँ गया, फिर वापस ये बॉडी में आएगा, तो एक साइकिल ये है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमिक साइकिल। ठीक है, फिर यहाँ पर लंग्स में ब्लड गया, फिर लंग्स से वापस आया, तो एक साइकिल ये है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी साइकिल। तो यहाँ पर सिस्टमिक साइकिल और पल्मोनरी साइकिल 2 अलग अलग साइकिल्स हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशंस। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि भाई एक बार सर्कुलेशन, एक बार पूरे सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट में एंटर करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। जैसे यहां पर देख सकते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, सिस्टोल के दौरान हमारी बॉडी में जो प्रेशर हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और डायस्टोल के दौरान हमारी बॉडी में बहुत कम प्रेशर हो जाता है। तो भाई आपको बताऊं, हमारा जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। तो ये होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। चले आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल में सबसे मोटी वेसल जो होती है वो आर्टरी होती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना है, वो इलास्टिक होती है, और इसमें कोई वेल्व्स नहीं होते। वेल्व्स क्या होते हैं हम अब आगे बताएंगे आपको। चले, तो आप देख सकते हैं हमारी आर्टरी जो है वो कितनी मोटी होती है, और उसमें जो ल्यूमेन होता है, मतलब ब्लड को पास होने की जगह, वो कितनी कम है। दूसरी होती है वेन्स। वेन्स में वेल्व्स होती हैं। वेल्व्स क्या होती हैं, वेल्व्स जो है वो डायरेक्शनल फ्लो के लिए होती है, मतलब आपको किसी डायरेक्शन में अगर फ्लो करवाना है ब्लड को तो वेल्व्स काम आएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सोचिए कि हमारा ब्लड जो है नीचे से ऊपर कैसे आता है, तो थ्रू वेल्व्स, क्योंकि इनमें वेल्व्स होती हैं, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं ब्लड को। चले अब आती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरी देखिए, कैपिलरी बहुत पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, ठीक है, और इनका जो डायमीटर होता है माइक्रोन में होता है, क्योंकि इनको ब्लड जो है बहुत गहराई में सप्लाई करना पड़ता है। चले आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी ब्लड वेसल जब स्वेल अप करती है तो उसमें से क्या होता है, थोड़ा सा प्लाज्मा गिर जाता है, और प्लाज्मा के साथ क्या गिर जाता है, थोड़े से लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स गिर जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स गिर जाते हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इनको मिला के बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब ये टिश्यू फ्लूइड जो है ये क्या करता है भाई, ये यहीं जमा रहेगा तो हमारे को दिक्कत होगी ना, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे कलेक्ट होता है और हमारी छोटी छोटी वेसल्स में कलेक्ट होता है, उनको बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। और ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो लिम्फ को प्यूरिफाई करके वापस जो है ब्लड में मिला देती हैं। तो ये था हमारा लिम्फ सिस्टम। ठीक है, अब लिम्फ सिस्टम के बाद जो है थोड़ा सा हम लोग ब्लड ग्रुप पे आ जाएं। तो हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो ए, बी और ए बी, 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 टाइप के ब्लड होते हैं, ए, बी और ए बी और ओ। जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। चले अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर क्या होता है, आरएस फैक्टर मतलब होता है रेसिस फैक्टर। रेसिस फैक्टर मतलब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जब सेल में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और अगर वो एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आरएच नेगेटिव। अब ये आरएच फैक्टर इन प्रेगनेंसी तो क्या होता है, सुनिए स्टूडेंट्स, सुनिए बहुत गौर सुनिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वुमन अगर प्रेग्नेंट होती है ना, और उसके वूम में अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड का बेबी है और उसका ब्लड जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स खुद सोचिए आप कि ब्लड में अगर कोई भी चीज जाती है तो ब्लड उसको एक फॉरेन पार्टिकल मानता है, और फॉरेन पार्टिकल मानता है तो फॉरेन उस पर हमला कर देता है। तो वैसे ही ये तो उसके वूम में है ना भाई, तो वूम में भाई इसका ब्लड सेम नहीं है। अगर मान लीजिए इसका ब्लड जो है गलती से इसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, इसको ये क्या करेगा, ये मारेगा, मतलब इसके पूरे आरबीसी को किल कर देगा, और जो हमारा बच्चा है या तो वो मर सकता है, या तो उसको अगर वो पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, उसको जॉइंडिस होगा, सीवियर जॉइंडिस होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस या फिर हीमोलिटिक जॉइंडिस बोलते हैं। ठीक है, ये पहली प्रेगनेंसी में तो वुमन को इतनी दिक्कत नहीं करता, पर दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। चले अब क्या होता है, हैप्टिक पोर्टल सिस्टम। हैप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो भाई चेकिंग लगी हुई है, जैसे आपकी चेकिंग है ना,
जैसे क्या होता है कि भाई हाईवे में चेकिंग लगी रहती है, लाइसेंस कहीं स्मगलिंग तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे ही जब हमारा जो फूड है जब वो एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद जो ब्लड है वो लीवर में जाता है और लीवर इसकी छानबीन नहीं करता है। जो भी चीज़ एक्सेस में रहती है उसको रख लेता है, जो भी चीज़ कम रहती है उसको मिला देता है, और जो भी चीज़ जहरीली होती है उसको क्या करता है, उसको वहाँ से निकाल देता है। तो हैप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, यही होता है कि भाई पहले वेन कहाँ जाएगी, लिवर में जाएगी, और फिर लिवर के बाद क्या होगा, आगे काम होगा, आगे बॉडी में एंटर करेगी। तो ये था हैप्टिक पोर्टल सिस्टम, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। मैं ऐसी और वीडियो में आके लाऊंगा धीरे धीरे, और अगर आप मेरा टारगेट पूरा कर देते हैं तो यही वीडियो में आपको बाकी वीडियो जैसी बना के दूंगा, यानी बोर्ड पर बना के दूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।